इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने आज नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली क्यों बुलाया और पंजाब में आज केजरीवाल खेलेंगे कौन सा नया सियासी कार्ड, और आज क्यों बढ़ने वाली है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से आ रही 2 बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू में एक बार फिर से आर्मी कैंप के आसपास आसमान में 3 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। यह दावा लोकल लोगों ने किया है, लेकिन सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये 3 ड्रोन आधी रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच देखे गए और पहला ड्रोन देखने का दावा रतुल चक में हुआ है और दूसरा ड्रोन कालू चक में देखे जाने का दावा किया गया है और तीसरा ड्रोन कुंजवानी इलाके में देखे जाने का दावा है। आर्मी के मुताबिक वो इस दावे की तहकीकात कर रही है, लेकिन पुलिस और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग भी इसका दावा कर रहे हैं, लेकिन लोकल पुलिस इसकी जांच कर रही है। और रविवार और सोमवार की आधी रात भी कालूचक में आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए थे, जो सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद मौके से हट गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक के बाद एक कई ड्रोन देखे जाने के दावे किए गए हैं। कल भी बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर ड्रोनें देखे गई थी, जिनमें कालू चक भी है, रतुल चक भी है और तीसरा एक और जगह है जहां पर यह ड्रोन देखा गया। तो 3 जगहों पर ये ड्रोन देखे गए हैं और इसको लेकर अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं इसी तरह के ड्रोन, आपको बताइए तो तस्वीरें हैं, वो सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ड्रोन दिखते हैं। इसी तरह के ड्रोन देखे गए हैं। कल आपको बता दें 2 देखे गए थे और उसके बाद आज रात को, यानी कि आज सुबह और पिछली रात की जो दरमियानी रात होती है उस दौरान 3 और देखे गए थे, जिसमें कालूचक में एक ड्रोन देखा गया, रतुल चक में एक देखा गया और इसके साथ ही एक और जगह पर यह ड्रोन देखा गया। तो 3 ड्रोन एक बार फिर से देखा जाना, यानी सोचिए कि पहले जम्मू के एयरफोर्स बेस पर हमला होता है, उसके बाद कालूचक में दिखाई देता है और एक बार फिर से 3 ड्रोन और देखे गए। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, कालूचक के बारे में तो पता लगा ही था, लेकिन अभी 3 और ड्रोन देखे गए हैं और जो तीनों ड्रोन देखे गए हैं इसको लेकर आर्मी का क्या वर्जन आ रहा है? अमित, आर्मी ने इनिशियली जानकारी देते हुए इस बात को कहा है कि दरअसल ये जानकारी मिली थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कंफर्म इस बात को नहीं किया गया है कि अलग अलग ड्रोन थे या फिर एक ही ड्रोन की 3 अलग अलग ब्लिप्स दिखाई दे रहा था। इसीलिए अभी खासतौर पे रतुचक और कालूचक का जो मिलिट्री स्टेशन है उनको अलर्ट किया गया है, वो वेरीफाई कर रहे हैं, डिटेलिंग चेक कर रहे हैं। लेकिन लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि करीबन 3 अलग अलग टाइम पर 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो लाइट्स दिखाई दी, ब्लिप्स दिखाई दिए और वो यूएवी हो सकता है। और इसी के आधार पर जो इस समय जम्मू पुलिस है उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की है। 2 पुलिस स्टेशन, ग्रेटर कैलाश और उसके बाद गंग्याल, इन दोनों पुलिस स्टेशन के एरिया ऑफ ऑपरेशन के तहत एरिया आता है और इसीलिए कालूचक, कुंजवानी, रतुचक, ये तीनों एरियाज एडजॉइनिंग एरिया है जहां पे 2 मिलिट्री स्टेशन और साथ में रेसिडेंशियल एरिया है। वहां पर अब इसकी डिटेलिंग चेक की जा रही है और इसको वेरीफाई करते हुए सबसे ज्यादा गंभीरता इस बात की भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को भी कह रहा है और साथ में जो इंडियन आर्मी के सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं कि दरअसल लोगों को भी हम ये इत्तला दे रहे हैं कि अगर उनको कोई यूएवी दिखता है तो जानकारी दें, लेकिन किसी भी तरीके से वो परेशान ना हो या किसी भी लाइट को देखकर वो ये ना समझे कि कोई यूएवी आ गया है, चाहे वो ड्रोन हो। आपको इसके रेफरेंस के तौर पे जो सुंजवान अटैक हुआ था तो उस दौरान भी फिलहाल जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि आर्मी ने इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और साथ ही साथ ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार जो लोगों ने देखा वो क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू में लगातार एक के बाद एक ड्रोन देखे जा रहे हैं और पहली बार शनिवार रात 2 ड्रोन के जरिए जम्मू एयरपोर्ट पर बने एयरबेस को निशाना भी बनाया गया। फिर रविवार देर रात कालूचक इलाके में आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए और इसके कुछ घंटे के बाद अब रतुलचक इलाके में 2 ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। जम्मू की तरह श्रीनगर में भी बड़ी साजिश चल रही थी, लेकिन सेना ने इसे नाकाम कर दिया। श्रीनगर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर नदीम अबरार सहित 2 आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। यह मुठभेड़ श्रीनगर के परिमपुरा इलाके में हुई और पाकिस्तानी आतंकी नदीम बरार को कल ही गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बलों के जवान उसे लेकर हथियार बरामद करने के लिए ठिकाने पर गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही नदीम के ठिकाने के अंदर मौजूद दूसरे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और अंदर छिपे आतंकियों की गोली नदीम अबरार को भी लगी और वो मौके पर मारा गया। इसके बाद दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई और इस मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया, लेकिन एक असिस्टेंट कमांडेंट, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। फरार आतंकियों की तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नदीम अबरार के गुनाहों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। वो लश्कर का डिविजनल कमांडर था, उस पर 10 लाख का इनाम रखा गया था। श्रीनगर में हुए कई आतंकी हमलों में वो शामिल था। लवेपोरा में 3 जवानों की हत्या का गुनहगार था। उस पर घाटी में कई नेताओं की हत्या कराने का भी आरोप लग चुका है। कल ही उसे श्रीनगर के परिमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया था। बात करेंगे संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, आखिरकार ये पूरी घटना किस तरह से हुई कि जो आतंकवादी था उसको लेकर जाया गया था स्पॉट में, लेकिन क्या पहले से वहां पर लोग मौजूद थे? इसके बारे में इंफॉर्मेशन था सिक्योरिटी फोर्सेस को? बिल्कुल अमित, सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि लश्कर तैयबा श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर किसी बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम देने की फिराक में है और जैसे ही ये इनपुट मिला तो हाईवे पे जो है नाकाबंदी की गई और उसी नाकाबंदी के दौरान, चेकिंग के दौरान एक कार में सवार लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबरार नदीम को हिरासत में ले लिया गया और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो इंट्रोगेशन के दौरान उसने ये बताया कि पास में ही नारबल इलाके से महज कुछ मीटर की दूरी पर उन्होंने एक घर में एक हथियार छुपा के रखा है और उसी आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और जब सुरक्षा बल के जवान उस घर तक पहुंचे हथियार लाने के लिए तो वहां पहले से ही एक और पाकिस्तानी मिलिटेंट बैठा हुआ था जिसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें से सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडर समेत 2 जवान जो है वो घायल हुए और उसी दौरान अबरार नदीम जो लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर थे उनको भी गोली लगी और उसके बाद एक मुठभेड़ शुरू हुई जो करीबन 13 घंटे तक जारी रही और आज सुबह जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट को भी मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और निसंदेह ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी इसे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन मान रही है। वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर का मारा जाना निसंदेह ही सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये भी इनपुट मिला था कि 2 से 3 मिलिटेंट्स हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है फोर्सेस के लिए कि उन्होंने आतंकी को मार गिराया, अबरार जो कि काफी वांटेड था और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जम्मू एयरबेस पर हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। हमले की पूरी जांच अब एनआईए करेगी। आपको बता दें कि जम्मू के एयरबेस में टेक्निकल एरिया में 2 ड्रोन के जरिए ब्लास्ट यानी कि हमला किया गया था, जिसमें काफी नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ ये जरूर था कि एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी और इसी के मुद्दे पर अब पूरी की पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसकी पूरी जांच करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जम्मू एयरबेस की जो जांच है अब एनआईए करेगी और एनआईए को ये पूरी जांच सौंप दी गई है। जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन हमने देखा था किस तरह से लगातार कई सारी एजेंसीज मौके पर पहुंची थी। एनआईए की भी एक टीम वहां पर गई थी। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करने जा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, तो आज मुंबई में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। ईडी ने 25 जून को ही अनिल देशमुख को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन देशमुख ने वकील भेजे और हाजिर होने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। उसके बाद ईडी ने आज हाजिर होने का समन भेजा है। मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ की उगाही केस में देशमुख के खिलाफ ईडी को कई अहम सबूत मिले थे। सबूतों के मुताबिक अनिल देशमुख ने पुलिस विभाग का इस्तेमाल करते हुए वसूली करने का आदेश दिया था। ईडी की जांच में मिली जानकारी के मुताबिक ऑर्केस्ट्रा बार से सचिन वाजे ने 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले थे और इस मामले में सचिन वाजे डायरेक्ट अनिल देशमुख से निर्देश लेता था। हवाला के जरिए वाजे ने 4 करोड़ 18 लाख रुपए दिल्ली भेजे थे। अनिल देशमुख के सचिव को 2 किस्त में पैसे मिले थे। यह रकम इसी साल जनवरी और फरवरी महीने में दी गई। बात करेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से। दिनेश, आज कितना लगता है कि अनिल देशमुख समन भेजे जाने के बाद मौके पर पहुंचेंगे, यानी कि ऑफिस पहुंचेंगे ईडी के, और क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए 11 बजे का समय अनिल देशमुख को दिया गया है ईडी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन अब तक
क्या ये साफ नहीं किया अनिल देशमुख के दफ्तर की तरफ से कि वो खुद जाएंगे या फिर एक बार अपने वकीलों को भेजकर जो है कुछ और समय मांगे, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे कि अनिल देशमुख जो है और जो कानूनी संभावनाएं उनके सामने है उन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि उनके दो जो पीएस और पीए थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जिस तरह की जानकारी इस पूरी जांच के दौरान ईडी के हाथ लगी है, खास तौर पर 24 कंपनियों की पूरी लिस्ट ईडी के पास आई है जिसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देशमुख परिवार कंट्रोल करता था। इसके अलावा इन 24 में से 11 कंपनियां ऐसी है जिसको लेकर अनिल देशमुख के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने भी कह दिया कि इन 11 कंपनियों को देशमुख परिवार जो है कंट्रोल करता था और हवाला ऑपरेटर्स की मदद से इन कंपनियों को जो है कंपनियों का दिखाकर ये पैसे पूरे ट्रांसफर किए गए उनके ट्रस्ट में। बेटे को लेकर डायरेक्ट सबूत ईडी के हाथ लग चुके, लेकिन अनिल देशमुख को लेकर जो अब तक कोई कॉन्क्रीट डायरेक्ट सबूत जो है वो नहीं लगे। लेकिन हवाला ऑपरेटर्स का बयान, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और खासतौर पे जो दोनों अन्य दो आरोपी गिरफ्तार हुए उन्होंने देशमुख के रोल के बारे में कहा है, अब उसे एक्सप्लोर करना ईडी चाहती है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि क्या देशमुख ईडी के ऑफिस पहुंचेंगे पूछताछ के लिए, यह अभी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता मुश्किलों में घिरे हैं तो पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। झगड़ा सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने आज नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया है और बताया जा रहा है कि सिद्धू राहुल के साथ प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे। और पंजाब में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जो विवाद है वो तेज हो गया है। कांग्रेस आलाकमान ने मतभेद दूर करने के लिए कमेटी भी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जा चुकी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, आज की जो ये मुलाकात होने जा रही है, क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे, क्या कुछ निकलेगा? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बहुत सारी चीजें पिछली बार साफ कर दी। देखिए अमित, 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी जो है वो जो कमेटी कांग्रेस अध्यक्षा ने बनाई थी उसके सामने हो चुकी है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू इस कमेटी के सामने एक ही बार पेश हुए हैं। एक पूरा फीडबैक का लंबा प्रक्रिया कांग्रेस आलाकमान द्वारा किया गया, जिसमें सूत्रों की अगर माने तो ज्यादातर एमएलए ने माना कि नेतृत्व परिवर्तन इस समय जो है वो पार्टी के लिए बेहद ही ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है, इसलिए ये इस तरह की फीडबैक मिले। लेकिन तमाम नेताओं ने ये माना और कमेटी के भी सदस्यों की राय थी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो के पार्टी के वरिष्ठ नेता है पंजाब से, उनको अकोमोडेट करना, उनको कोई सीनियर पोजीशन देना बेहद जरूरी है, कोई सीनियर रोल उनको पार्टी के संगठन में देना बेहद जरूरी है। बहरहाल पिछले दिनों इस तरह की भी खबरें आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि 6 महीने चुनावों से 6 महीने पहले वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। बहरहाल आज वो कांग्रेस आला कमान से मिलेंगे, इसके बाद शायद बादल छट जाएंगे कि क्या उनको बड़ा रोल मिलने वाला है। क्लैरिटी होगी कि किस तरह का रुख या किस तरह की बातें कांग्रेस आला कमान के साथ आज नवजोत सिंह सिद्धू की होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब पंजाब कांग्रेस में जंग है तो अरविंद केजरीवाल इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे, दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और माना जा रहा है कि केजरीवाल आज पंजाब चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 10 दिन में यह दूसरा मौका है जब अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनावी दौरे पर होंगे और इसके पहले वो 21 जून को अमृतसर गए थे, जहां उन्होंने पंजाब पुलिस के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया था। केजरीवाल के चंडीगढ़ आने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने एक ऐलान किया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। क्या उसमें मुफ्त बिजली कार्ड भी खेला जा सकता है, यह देखना होगा। पंजाब की तरह यूपी में भी चुनावी सरगर्मी तेज है और यूपी में जिला पंचायत चुनाव में नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। 3 जुलाई को 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिनमें से 18 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हो चुकी है। अब बचे हैं 57 जिलों में यह तय होना है कि किस पार्टी को जीत मिलेगी। इनमें से 41 जिले ऐसे हैं जहां 2 पार्टी के उम्मीदवारों में सीधी टक्कर नजर आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 41 जिलों में सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर स्वीकार किए गए हैं, जिसके बाद इन 41 जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों में मुकाबला होगा, जबकि 11 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला होना है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को कहां निर्विरोध जीत मिली है, यह आपको दिखाते हैं। 17 ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं: गोरखपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मऊ, आगरा, अमरोहा। इसके अलावा गोंडा, गौतम बुद्ध नगर,
गाजियाबाद, झांसी, चित्रकूट, श्रावस्ती समेत 17 जिले जहां से बीजेपी के लिए बम्पर खुशखबरी आई है और साथ ही बलरामपुर, मेरठ, बांदा, ललितपुर और वाराणसी जहां बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। इनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। सिर्फ एक इटावा में सपा को निर्विरोध जीत मिली है। यूपी के बाद खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर अब केंद्र सरकार और हाईकोर्ट दोनों एक्शन में हैं। हिंसा की घटनाओं को जांच के बाद आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गृह राज्य मंत्री कृष्णा रेड्डी को अपना रिपोर्ट सौंपने वाली है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव के बाद हिंसा में उसके 40 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और कई महिलाओं के साथ रेप की घटना भी हुई है। हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी भी लगातार बातचीत कर रही है। कमेटी का नेतृत्व राजीव जैन कर रहे हैं और कमेटी में एनएचआरसी के सभी सदस्य शामिल हैं। शिकायतें कितनी ज्यादा मिल रही हैं कि आज भी कमेटी के लोग शिकायत सुनने वाले हैं। यह कमेटी शिकायत सुनने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम से दिल दहलाने वाली अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसको देखकर आपको काफी दुख होगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गलत साइड से ओवरटेक कर रही स्विफ्ट कार को ट्रक ने कुचल दिया। राधा स्वामी चौक के पास ट्रक और स्विफ्ट कार की टक्कर में ड्राइवर और आगे बैठे युवक की मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 3 बजे हुए हादसे में कार में पीछे बैठे युवक को गंभीर चोट लगी है। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेक्टर 10 थाना पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चालक कैंटर को कुछ दूरी पर खड़ा करके फरार हो गया और घटनास्थल के पास एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए इस हादसे की पूरी तस्वीर सामने आई है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए कोरोना के वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले गैंग पर कहां हुआ एक्शन। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसको देखकर आपको काफी दुख होगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गलत साइड से ओवरटेक कर रही स्विफ्ट कार को ट्रक ने कुचल दिया। राधा स्वामी चौक के पास ट्रक और स्विफ्ट कार की टक्कर में ड्राइवर और आगे बैठे युवक की मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब 3 बजे हुए हादसे में कार में पीछे बैठे युवक को गंभीर चोट लगी है। उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। सेक्टर 10 थाना पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चालक कैंटर को कुछ दूरी पर खड़ा करके फरार हो गया और घटनास्थल के पास एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए इस हादसे की पूरी तस्वीर सामने आई है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए कोरोना के वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले गैंग पर कहां हुआ एक्शन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।